जाते हुए जेडी वैंस की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने कहा कि ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर जा रहे हैं। तो व्हाट कुड हैव बीन दैट बेहतरीन ऑफर्स, उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं जो उन्होंने ईरान को दिया होगा, दिस इज द बेस्ट व्हिच वी कैन गिव इट टू यू। देखिए, उन्होंने ये दी होगी कि अगर आप एनरिचमेंट पूरा 460 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एनरिच जो है ये आप अपने मुल्क से निकाल देते हैं। आप ये डिपेंड कि ईरान कहाँ देता है, चाहे चाइना को देता है, रशिया को देता है सेफ पार्किंग के लिए, या किसी और मुल्क में रखवाना चाहता है, पाकिस्तान में रखवाना चाहता है, कहीं जहाँ भी वो समझता है। तो और उसके बाद वो इसको ये अपना प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आके वेरीफाई करता है कि यस एवरीथिंग इज रिमूव्ड, और ईरान 3% यूरेनियम जो जो एनरिचमेंट की अलाउड है एक पूरी दुनिया के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, वो कर रहा है। और वो हमारे सेफ गार्ड्स के अंडर होगा, और वो भी ग्राउंड पे होगा, अंडरग्राउंड में होगा। तो मेरे ख्याल में इसको वो ये कह सकते हैं जी अब हम आपके ऊपर सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं, और जो आपके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं वो हम आपको $6 बिलियन वो भी आप रिलीज ग्रेजुअली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की बात हो सकती है। फिर सेकंड, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात, ज़ाहिर है ये एक ऑप्शन है कि इसमें भी ईरान, अमेरिका तो कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको इस बात पे ईरान का कंट्रोल एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर वो तो कुछ जहाज पे हारिस साहब, जिस तरह से आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो जेडी वैंस की जानिब से ये क्लियर स्टेटमेंट दी गई कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको इस हद तक तबाह कर दिया कि एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक वो जा ही नहीं सकते न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। लेकिन इट्स अबाउट विल, तो विल को गारंटी किस तरह किया जाएगा? देखें, विल को गारंटी ये किया जाएगा कि अगर जो अभी तो उनका देखें, उनके जहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट थी वहाँ पर वो पूरा नीचे दफन हुआ है, बिकॉज ऑफ B-52 ने जो बॉम्बिंग की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर वो सारा दब गया नीचे। अब इसको निकाला जाएगा, उसके बाद उसको सेफ पैसेज किया जाएगा, लेके जाया जाएगा, और आइंदा के लिए ईरान कमिटमेंट करे कि मैं बिल्कुल अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन मुझे आके इंस्पेक्ट करें, हर 6 महीने का बाद देखें कि वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग, वी विल डू ओनली विच वी आर इंटरनेशनली परमिसिबल, कि हम अपनी मेडिकल के लिए और उसके लिए एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं यूज़ करेंगे। इट विल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, चाहे अमेरिकन टीम आ जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक की टीम आ जाए, देन इट शुड बी, उसके फ़ौरन बाद ये कि सारी इकोनॉमिक सैंक्शन ख़त्म होनी चाहिए, और जो उनका फ्रीज पैसा हुआ है वो उनको मिल जाना चाहिए। इसके साथ बाकी जो है कि ईरान को गारंटी ये मिलनी चाहिए आइंदा अमेरिका और ईरान इसराइल इसको अटैक नहीं करेंगे, ये उनको चाहिए गारंटी, विच इज़ ऑल्सो डूएबल। और लास्ट स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, वो आपसे बैठ के तस्वीर करके हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड में लड़ाई झगड़ा करके अमेरिका ने पूरी मिलिट्री माइट यूज करके देख लिया कि ईरान को वो जेर नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सके। और फिर उसके बाद वहाँ उनकी अमेरिकन पब्लिक बहुत सख्त ट्रम्प के खिलाफ हो गई है। सेनेट, कांग्रेस, इंटरनल आपने देखा कि उन्होंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को सैक कर दिया, 8-9 जनरल को सैक कर दिया इसी बात के ऊपर। इवन जेडी वैंस भी जो है वो लड़ाई झगड़े के खिलाफ हैं। जो सेंट्रल कमांडर है जनरल कूपर, वो भी खिलाफ हैं। और इसके साथ आप नेटो आपके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ नहीं है, आप दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हुए हैं सवाई इसराइल और अमेरिका के। तो ये भी अमेरिका को 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। अभी उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, और फिर जेडी वैंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको अगर वो इस मुआहदे को, अकॉर्ड को साइन करवा लेते हैं जिसमें दोनों की विन विन सिचुएशन होती है, तो इट विल बी एडिशनल फेदर इन द कैप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो अगले कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए। क्योंकि वहाँ पर आप देख लें कि अभी अगर मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, अगर वहाँ प्रेसिडेंट से टर्म नहीं निकल सकते, उनकी वोट बैंक काफ़ी हो जाता है, वो हटते हैं, तो सारे प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट हैज़ अ चांस टू बिकम द प्रेसिडेंट। इसके लिए उनके पास एक अपना एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी जंग में साल जो बैठ के सालिस की अपना किरदार अदा किया, और मैंने इसको अकॉर्ड करा लिया, इस्लामिक अकॉर्ड हो गया, और अभी हमारे ईरान से ताल्लुकात अच्छे भी हो गए हैं, और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ख़त्म करा दिया। ये बिग अचीवमेंट, दिस कैन बी वन ऑफ द स्लोगन फॉर इज इलेक्शन कैंपेन। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से भी मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विद इन 2-3 हफ्ते में इस मसले का हल निकल आएगा।
उम्मीद करते हैं 2-3 हफ्ते में इस मसले का हल निकल आए। लेकिन थोड़ा सा मजीद आपसे जानना चाहूँगा हारिस नवाज साहब, कहा गया अमेरिकन की जानिब से कि अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई है। तो ऑब्वियसली 10 पॉइंट्स एक साइड से दिए गए हैं, 15 पॉइंट्स एक साइड से दिए गए हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे। ऑब्वियसली उसके अंदर यूरेनियम अफजूदगी भी है, उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी होगा, उसके अंदर सैंक्शंस की भी बात हुई होगी। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मोस्टली वो लोग एग्री हो गए होंगे, और फाइनल ऑफर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो इनमें से किस पर प्रॉब्लम आ सकती है? देखें, एक तो न्यूक्लियर के ऊपर सारी निटी ग्रिटी तो सेटल हो गई होंगी। हो सकता है वो ये कहें कि आप 3% जो यूरेनियम, ये भी जो मिसट्रस्ट है ना, तो वो कह सकते हैं ये 3% जो यूरेनियम है ये आप खुद नहीं एनरिचमेंट करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक आप मुल्क को बता देंगे वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3% यूरेनियम आपको मिल जाया करेगा जो आपको यूज़ के लिए चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ ईरान अड़ेगा, इधर दुनिया को अलाउड है, तो मुझे जबकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन बोलें कि वो आपने चेक कर लिया। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का आपने इजहार ख्याल किया हमारे साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन थे अमरीका और ईरान, और मुज़ाकरात की मेज़ पर ला बैठाया है। हमारे साथ इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। अभी भी उन्हीं से तफसीलात लेंगे। तो अदील, अमन की फाख्ता ने उड़ान तो भर ली है, लेकिन जाहिर है मंजिल तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। देखें, इसमें एक पॉजिटिव पहलू क्या है। जेडी वैंस भी जब बात कर रहे थे वो पहले एक अच्छी खबर बता रहे थे, और फिर जब उन्होंने बुरी खबर बताई, वो बुरी खबर उन्होंने क्या बताई कि हम किसी एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, बल्कि उन्होंने एक आगे बढ़ने का इशारा दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिका एक डील जो है वो ऑफ़र करके जा रहा है। अब गेंद जो है वो ईरान के कोर्ट में है। तो ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया, उनके जो तर्जुमान हैं वजारत ख़ारजा के, उनकी जानिब से भी बताया गया कि सिर्फ 2-3 नकात रह गए हैं जिनके ऊपर कंसेंसस होना जो बाकी था, और ये बड़ा नेचुरल है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बताए कि कोई मुज़ाकराती अमल, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस मुज़ाकराती अमल पर नज़र रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने जितना इससे एक्सपेक्ट किया था उससे ये शायद एक कदम आगे ही गया है। उसकी रीज़न ये है, सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात तो ये थी कि दोनों फ्रीकैन एक ही नशिस्त में एग्रीमेंट के ऊपर आने के लिए तैयार हो चुके थे। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। यानी इसमें ये नहीं हुआ कि जो एक रिवायती जो सफारती कोशिशें हो रही होती हैं और उसमें कहा जाता है अच्छा जी अब हम कल बैठेंगे, अब हम परसों बैठेंगे, अब हम 15 दिन बाद बैठेंगे। ये तो एक ही दिन में, यानी जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम 21 घंटे के लिए, लेकिन इससे पहले की अगर हम होने वाली नशिस्त को देखें जो ईरानी हुकाम के साथ बातचीत हो रही थी, तो ये कुल 31 घंटे बनते हैं। कुल 31 घंटे ये प्रॉपर एंगेजमेंट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जारी रही। उसके बाद देखें अब इसका अब तक का आउटकम क्या है, अब तक का अब यानी इसकी शेप क्या बनी। उसकी शेप ये बनी, दोनों फ्रीकैन वाज़े तौर पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मौक़िफ़ से आगाह हो चुके। सब ने अपनी रेड लाइंस भी बता दी, सब ने अपने मार्जिन भी बता दिए, सब ने ये जेस्चर भी दे दिया कि कौन कितना पीछे हट सकता है या नहीं। अब इसमें सिर्फ आगे जाना ही ऑप्शन बच गया। अब इसमें पीछे